अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है जी, हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो फिनिश कर दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है जी डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। जैसा कि आपको पता है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, चाहे वो छोटा सॉफ्टवेयर हो या थोड़ा बड़ी लेंथ का सॉफ्टवेयर हो, तो उसके अंदर हम कुछ सिलेक्शन लगाते हैं कि मीन्स पूरा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो उसमें आपको पता है जी हमारे पास क्या क्या फ़ीचर हैं। एक होती है हमारे पास वीडियो कॉल, ठीक है, ये फ़ीचर है हमारे पास, या फिर एक हमारे पास ऑडियो कॉल का फ़ीचर होता है। इसी तरह हमारे पास स्टेटस का एक फ़ीचर है और इसी तरह हमारे पास एक टेक्स्ट का फ़ीचर है, ठीक है। सपोज़ हम ये चार चीज़ों की बात करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब हम वीडियो कॉल की बात करें, हम वीडियो कॉल पे क्लिक करें तो ऑडियो कॉल भी एग्जीक्यूट हो जाए, स्टेटस भी एग्जीक्यूट हो जाए और टेक्स्ट भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता, हमारा प्रोग्राम पूरा रन नहीं होता, कोई एक सिलेक्टिव पार्ट उसका सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, पूरे का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। इसे हम बात करें, अगर हम ऑडियो कॉल की बात करें, तो जब हम ऑडियो कॉल पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वीडियो कॉल वाला मॉड्यूल है वो नहीं चलेगा, ये वाला पाथ कभी भी नहीं चलेगा, ये वाला पाथ नहीं चलेगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा? सिर्फ ऑडियो कॉल का एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोग्राम को पूरा नहीं एग्जीक्यूट करवाती, कोई एक सिलेक्टिव पाथ एग्जीक्यूट करवाती है। इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं कि हम कैसे एक डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह कौन सी चीज़ चले, हम किस पे क्लिक करें वो चीज़ चले, दूसरी चीज़ कभी भी एग्जीक्यूट ना हो। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। मीन्स हम डिसीजन लेंगे, मीन कोई क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, उसकी बेस पे हम कोई काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, जैसे मेन उसको हम जो मेन इसका टॉपिक है उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन को हम देखेंगे कि हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इतनी हमारे पास मॉड्यूल होंगे, उसमें से हमने कौन सी चीज़ किस क्राइटेरिया के ऊपर सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम अक्सर यूज़ करते होते हैं एक इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं स्विच। मेन ये दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मीन्स स्टेटमेंट्स हैं जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्दर इफ़ एल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आती हैं। इसी तरह नेस्टेड इफ़ आएगा इस चैप्टर के अंदर, और सीक्वेंस ऑफ इफ़ आएगा, और इसी तरह आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर भी आएगा। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में देखेंगे। तो हम ये सारा काम किस लिए करेंगे कि आपके पास कोई एक पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, उसमें से जो चीज़ यूज़र को चाहिए सिर्फ वो ही चले और बाकी प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर जाए। बाकी पार्ट तब चले जब यूज़र उससे रिक्वायरमेंट करता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, सपोज़ यूज़र एक नंबर दबाता है 4, एक नंबर दबाता है 6, अगर तो प्लस का बटन दबाता है तो जस्ट जो प्लस वाला कोड है सिर्फ वो ही चलेगा, बाकी कोड नहीं चलेगा। इसी तरह अगर वो माइनस का बटन दबाता है तो सिर्फ माइनस वाला कोड चलता है, बाकी कोड नहीं चलता। तो बेसिकली इस सारा क्या हो रहा है, ये डिसीजन है, सिलेक्शन है कि आप कुछ एक पाथ है जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि बाकी पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ इसी पार्ट को आप चलाओ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखने जा रहे हैं। उसके बाद इसमें पहली चीज़ आती है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि बेसिकली हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये है हमारा जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 11.1.1 जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक हमारा प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको हमने क्या करना है जी, कंट्रोल करना है। आपको पता है जी, हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं। तो उन मॉड्यूल्स को हमने किस तरह यूज़ करना है, कहाँ से हमने इन करना है, कहाँ से हमने आउट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम किस में हम देखते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर में। कि हमने कौन सी चीज़ हमने सीक्वेंस में चलानी है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें हमने सिलेक्टिव पाथ को चलाना है। मींस कोई हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, उसमें से हमने कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, या हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर आप यूज़ कर लें, उसमें एक होगा एंट्री पॉइंट, एक होगा एग्जिट पॉइंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि हमारे पास जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसका एक होता है जी एंट्री पॉइंट,
मीन जहाँ से वो एंटर होगा, और एक उसका होगा एग्जिट पॉइंट। मीन जब भी हम प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे सिंपल मॉड्यूल्स के अंदर, तो ज़ाहिर बात है उसका कोई ना कोई एंट्री पॉइंट तो होगा कि जिसकी बेस पे वो उस जो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर उसके अंदर एंटर होगा। उसी तरह जब वो अपना काम परफॉर्म करेगा तो उसके बाद वो वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। और हमारे पास ये जो ये होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल होता है जिसमें हम कोडिंग सारी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ये हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में पहला आता है हमारे पास, उसका नाम है जी कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंस, कि हम जो भी कोड लिखेंगे वो सीक्वेंस में ही चलेगा, मींस स्टार्ट से चलेगा, एंड तक एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ये होगा हमारे पास सीक्वेंस। उसके बाद आता है जी हम चाहते हैं हमारा पूरा प्रोग्राम ना चले, वो चीज़ चले जो हम उसको बताएंगे सेलेक्टिव पाथ, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स सारा प्रोग्राम ना चले, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट चले। इसी तरह थर्ड और लास्ट वन है हमारे पास जिसको हम लूप बोलते हैं, कि एक ही चीज़ है या 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं या मल्टीपल चीज़ें हैं, उसको आपने बार बार रिपीट करना होता है। इसका लूप भी बोलते हैं और रेपिटेशन भी बोलते हैं। रेपिटेशन, ठीक है, मीन्स किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इस चैप्टर में भी है और अगले वाले चैप्टर में 2 चैप्टर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, कि आपने प्रोग्राम लिखा और जैसे जैसे सीक्वेंस में लिखा था वैसे ही चलता गया, ठीक है। जैसे पहली लाइन लिखी वो चली, दूसरी लाइन लिखी वो चली, तीसरी लाइन लिखी वो चली, और ऐसे करते करते एंड हो गया। तो मीन इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट, और जैसे लाइन चलती गई चलती गई चलती गई, जब एंड हो गया वो उसका क्या होगा, एग्जिट पॉइंट। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी ये जो हमारे पास सिलेक्शन है, लूप है, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं सीक्वेंस को, कि बेसिकली सीक्वेंस स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है जी। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है जी, जैसे ही हम प्रोग्राम लिखेंगे सीक्वेंस के अंदर वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। सपोज मैंने लिखी जी स्टेटमेंट 1 लिखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी S2, S मीन स्टेटमेंट 2, उसके बाद स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इस तरह करते करते स्टेटमेंट N। मीन जितना भी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स का, वो हमेशा स्टार्ट होगा यहाँ से, उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट चलेगी, ये इस तरह करते करते एंड तक स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक हो गया जी। तो अब ये चीज़ है कि जब भी हम जो भी कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये सी लैंग्वेज में ये रूल है, या कोई भी आप लैंग्वेज देख लें हमारे पास, जैसे जावा है या कोई और भी लैंग्वेज है, उसमें भी हम ये चीज़ लाजमी बताते हैं कि हमें पता चले कि एक कंट्रोल स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं स्टार्ट में और इसके एंड में। और ऐसी चीज़ जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में होती है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये नया एक कॉन्सेप्ट आया जी कंपाउंड स्टेटमेंट, कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, कि ऐसी स्टेटमेंट जो हमने कर्ली स्टेटमेंट्स में लिखी होती है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी होती है, मीन्स स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट, इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है वो होता है जी कंपाउंड स्टेटमेंट। और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाना कब लाजमी होता है, जब आपके पास एक स्टेटमेंट हो तब ये लाजमी नहीं होता। जैसे सपोज मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, जैसे सपोज मैंने लिखा स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ही जब आपके पास, तो तब आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। अब लगा दें अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जैसे इस केस में आपके पास 1 2 3 4 5 सो ऑन, आपको पता ही नहीं कितनी स्टेटमेंट्स हैं, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तब आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी हो जाता है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो उसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब बात आती है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या लाजमी है कि कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर लाजमी यूज़ होगा। तो ऐसा है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई एक लाजमी कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा जो यूज़ होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़ होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये वाला। तो ये भी एमसीक्यूज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कौन सा है, सीक्वेंस। मीन अगर हम
अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है जी, सीक्वेंस। मीन हमारा प्रोग्राम जैसे ही चलता है स्टार्ट से लेके एंड तक सीक्वेंस में चलता रहता है। और हमने जितनी भी अभी तक एग्जांपल्स देखी हैं वो सारी किस चीज़ की देखी हैं, सीक्वेंस की ही देखी हैं। मेन हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से, उसके बाद जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आती जाती हैं और जब तक जो मेन फंक्शन है उसकी कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि किस तरह काम करता है। सपोज़ मैंने लिया एक वेरिएबल a, b, उसके बाद a की वैल्यू है जी 6, b की है जी 3 और c भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और c इज़ इक्वल टू a इंटू b और यहाँ पे हमने किया प्रिंट f। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ या सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज d और आंसर किस में पड़ा जी, हमारे पास c में। तो ये सिंपल सा एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी और हमारी मेमोरी में इस तरह जो मेन मेमोरी है उसके अंदर 3 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। एक का नाम होगा a, एक का नाम b, एक का नाम c। और जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो a में आ जाएगा जी 6, b में वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तीसरे वाली तो a और b आपस में होंगे मल्टीप्लाई, मीन 6 3 द 18 और जाके स्टोर हो जाएगा c के अंदर। तो इसका मतलब 18 जाके स्टोर हो गया c के अंदर। और फिर ये लाइन चलेगी और इसकी आउटपुट आएगी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ऐसे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसे ही आउटपुट में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, और ये जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी जगह पे एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कौन सी वैल्यू, जो सी में पड़ी है। और मेमोरी में जाके देखेंगे सी में क्या पड़ा हुआ जी 18, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 18। तो ये हमारी आउटपुट आई। जो आपने देखा कि हमारा प्रोग्राम कैसे चला, पहले फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था ये, यहाँ से एंटर हुआ प्रोग्राम में और यहाँ से फिर एग्जिट हो गया। इसके आगे जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद एग्जिट हो गया। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और इसमें क्या होगा कि फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करने की। तो मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज़ आपके पास कोई एक नंबर है इंट n की वैल्यू है 2। ठीक हो गया जी। तो आपने लिखा जी n mod 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखी। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने 2 लिया हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसका मतलब 2 यहाँ पे आ गया, ये वाली वैल्यू 2, और 2 के साथ अगर मैं लेता हूँ उसका मोड ये वाली, n का मतलब 2 जो कि अंदर वैल्यू है, और 2 का मतलब ये जो बाहर डिवाइड कर रहा है, तो 2 1 द 2 और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका यही मतलब बन रहा है कि n मीन्स जो मैंने वैल्यू 2 ली है उसको 2 पे अगर मैं करता हूँ मोड, मीन इसको डिवाइड करता हूँ और इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो फिर ये वाला काम होना चाहिए कि प्रिंट f और आउटपुट आना चाहिए इवन नंबर। और अगर ऐसे हो कि n का मोड 2 के साथ मैं लूँ और वो ऐसे नॉट इक्वल 0, वो 0 के बराबर नहीं आता, तो क्या होना चाहिए प्रिंट f और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी जी ऑड। ठीक है जी, ये वाला काम है। जैसे मैंने ये नीचे जो काम किया है वो ऐसे है कि जैसे कोई नंबर मैं लेता हूँ, सपोज एक नंबर है हमारे पास 3 और उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे। जैसे मैंने n की वैल्यू 2 ली है तो इस दफ़ा मैंने 3 ले लिया, सपोज की 3, तो 2 1 द 2 और जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये जो मैंने नीचे लिखा है कि n का मोड लें 2 से, n मीन्स 3 मोड 2 और इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसका मतलब वो ओड नंबर है। तो ये चीज़ मीन्स ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये ओड नंबर है। तो अब इसमें होना ऐसे चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अगर तो नंबर जो दिया हुआ है जैसे 2 पे अगर पूरा डिवाइड होता है तो इवन नंबर आना चाहिए, अदरवाइज ओड आना चाहिए। लेकिन जब ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल आ गया n, ठीक है, उसमें वैल्यू आ गई जी 2,
उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, इससे क्या होगा कि n का मोड 2 से करेंगे और 0 आता है तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम यूज़ करते हैं कोई रिलेशनल ऑपरेटर उसका आंसर या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो इतने हिस्से का आंसर आएगा 1, लेकिन वो किसी में स्टोर हुआ नहीं, तो जस्ट इतने हिस्से का आंसर आ गया 1। मीन्स ये वाली बात ठीक है बस, और कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह फिर ये वाली लाइन चली और इसका आंसर आ गया स्क्रीन के ऊपर इवन नंबर्स, मीन्स आउटपुट में आ गया इवन नंबर। उसके बाद ये वाली लाइन चली, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा, ये दो उलट बात है। इधर वो कह रहा है कि n का जब मोड लेंगे 2 के साथ तो उसका मतलब वो रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे वो कह रहा है n का मोड लें 2 के साथ 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा ये वाली बात जो है वो ट्रू हो गई है। अब ये वाली बात ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बात ट्रू हो सकती है, क्योंकि जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे कि हमने देखा कि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली फॉल्स है। तो जब कुछ चीज़ स्टेटमेंट फॉल्स हो उसका आंसर आता है 0। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी और इसका आंसर आ जाएगा ओड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओड। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, या तो आंसर आता इवन या ओड। जैसे आपको पता है वैल्यू 2 थी तो 2 के केस में आना चाहिए था इवन आना चाहिए था। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है इस जगह पे जाकर फेल हो जाता है कि आपने जब किसी चीज़ को सिलेक्टिव करना होता है कि आप कहते हो जो कंडीशन ट्रू थी उसका आंसर देता, जिस जो ट्रू नहीं थी उसका आंसर हमें ना देता। तो यहाँ पे जाके हमारा जो सीक्वेंस वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर वो जाके फेल हो जाता है। फिर हम दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हमने देखा है सिर्फ सीक्वेंस स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है प्रोग्राम स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।